क्या आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वन बाय वन करके वो ज्वाइन हो रहे हैं। क्योंकि आज हमारा सेकंड डे है क्लास का, तो कुछ पार्टिसिपेंट जो जूम फर्स्ट टाइम या काफ़ी अरसे बाद यूज़ कर रहे हैं, तो इनको ज्वाइनिंग में थोड़ा सा इशू होता है। और स्पेशली वो लोग जो चाइना से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको वीपीएन का इशू होता है। अच्छा, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में जो हमारी फर्स्ट डेमो क्लास थी, उसमें हमने दो चीज़ें सीखी। नंबर वन, आर एंड आर स्टूडियो को डाउनलोड करना। और सेकंड था इंस्टॉलेशन। डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन के बाद कुछ पार्टिसिपेंट को इश्यूज आ रहे थे। उनके पास जो लेटेस्ट वर्जन था 4.3.2, ये उनके पास शो नहीं हो रहा। अभी मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है आर स्टूडियो की। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ तमाम पार्टिसिपेंट तक पहुंच रही है, क्योंकि ये भी एक मैसेज मुझे आया कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली मैसेज टाइप कर दें, यस आवाज़ आ रही है या ओके। आई थिंक इनके मे बी इनके पास पर्सनल इशू हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट। ओके। अच्छा, मैं दोनों चीज़ें आपको बारी बारी ओपन करके दिखाता हूँ कि इनका जो है वो लुक कैसी है या कैसे दिखते हैं। उसके बाद फिर हम इनको दोनों को देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तब तक बाकी पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट ने दो पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, एक आर और एक आर स्टूडियो। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सर्च करें आर, ठीक है, ये विंडो में आए और यहाँ पे सर्च करें आर, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है आर स्टूडियो। ठीक है, क्योंकि मैंने आर को भी यहाँ से डिलीट कर दिया हुआ है। अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। आप लोग दोनों स्क्रीन्स को ओपन कर लें, आर को भी और आर स्टूडियो को भी। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट दोनों स्क्रीन को जो है वो ओपन कर लें, आर और आर स्टूडियो। और दोनों स्क्रीन ओपन करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि तमाम पार्टिसिपेंट ने आर और आर स्टूडियो ओपन कर लिए। अगर किसी के पास कोई इशू और आ रहा है या ओपन नहीं हो रहे दोनों पैकेजेस, तो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, आर जो है वो आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन शो होगा। ये देखिए, ये मेरे पास शो हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको सामने लेके आता हूँ। ये R4.3.2, इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो को ओपन करें। काइंडली जस्ट अभी आप आर को ओपन करें, आर स्टूडियो भी आपको बताता हूँ कहाँ से ओपन होगा। अगर आप आर को ओपन करें,
आपके पास इस तरह का ना एक इंटरफेस ओपन होगा, ये है आर। ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट पे देखें, ये लिखा हुआ है R4.3.2। अच्छा, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट है, जो स्टेप मैं आपको परफॉर्म करवाऊँ या जो आपके पास शो हो रहे हो ना, जस्ट उस पर फोकस किया करें, वही स्टेप जो है वो शो किया करें। इससे ये होगा कि आपका जो है ना फोकस वो इसके ऊपर रहेगा जो स्लाइड चल रही है। अदरवाइज फिर वो स्किप हो जाएगा और फिर आपको समझ नहीं आएगी कि नेक्स्ट या प्रीवियस स्टेप पे क्या हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है 4.3.2। तमाम पार्टिसिपेंट ये चेक कर लें, कन्फर्म कर लें कि आपके पास यहाँ पे जब आप ये आर स्टूडियो ओपन कर आर को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपके पास 4.3.2 शो हो रहा है। जिनके पास यहाँ पे 4.3.2 शो हो रहा है वो ये टाइप करें, जिनके पास 1 शो हो रहा है या कोई और वर्जन शो हो रहा है वो अपना यहाँ पे शो करें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये मैसेज मैंने कर दिया है कि मेरे पास जो है ना शो हो रहा है 4.3.2। इसी तरह तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे टाइप करें कि आपके पास कौन कौन सा वर्जन जो है ये शो हो रहा है, ताकि अगर किसी के पास कोई इशू है, क्योंकि हमारी ये क्लासेस हैं वेरी बेसिक हैं, अगर हम बेसिक क्लासेस में फंसे रहे तो मुश्किल हो जाएगी ना। ये तमाम इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ये लास्ट टाइम क्लास में ना एक दो पार्टिसिपेंट के पास इशू था, उनके पास 1 शो हो रहा था 4.3.1। कोई वैसा पार्टिसिपेंट है जिसके पास 1 शो हो रहा है? पहले तमाम पार्टिसिपेंट, ये मेरे पास 18 पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है अभी लाइव। जस्ट अपना यहाँ पे आप टाइप करते जाएं। तकरीबन सबके पास ही 2 शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये है जो है ना, ये हमारे पास जो स्क्रीन शो हो रही है ना, ये आर की है। कल हमने दो पैकेजेस इंस्टॉल किए, एक आर और एक आर स्टूडियो। अब आर को हमने ओपन करके देख लिया है। अब हमने इसको कभी जो है ना वो ओपन नहीं करना। कभी कोई शाज़ो नाज़र कहीं ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जो है वो आर को ओपन करेंगे, अदरवाइज हम आर स्टूडियो पे ही काम करेंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, मैं आ जाता हूँ, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट के पास डन है। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दें। इसको क्लोज किया, ये कह रहा है जी सेव, कह दें नो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं आर स्टूडियो पे। आर स्टूडियो आपको डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रहा होगा। आपने आ जाना सर्च बार में, यहाँ पे विंडो की जो सर्च बार है ना, यहाँ पर आए और यहाँ पे लिखें आर। जैसे ही आप यहाँ पे आर लिखेंगे ना, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आर स्टूडियो। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करें। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास आर स्टूडियो जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी भी किसी पार्टिसिपेंट को ये नहीं पता चला कि आर स्टूडियो आपने कैसे ओपन करना है तो आप बता सकते हैं। आपके पास इस तरह ना 4 स्क्रीन शो होंगी, लेकिन आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जब आर स्टूडियो ओपन हो तो आपके पास 3 स्क्रीन शो होंगी। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो को ओपन करें। ओपन करने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने ये विंडो की सर्च बार है, ये देखें साइड पे होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है आर, या स्टूडियो भी लिख लें तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ कंफर्म करनी है। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि कुछ लोगों के पास ना इस तरह 4 स्क्रीन शो हो रही है, 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, कुछ लोगों के पास 4 स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। यानी कुछ लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, कुछ लोगों के पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। अब मेरे पास भी देखें 3 स्क्रीन हो गई हैं, स्क्रीन 1 2 3। अगर यहाँ पे आप देखें तो एक बटन है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का। अगर आप मिनिमाइज पे क्लिक करें तो ये बिल्कुल एंड हो जाएगा। आप दोबारा इस पर क्लिक करें तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो बड़ा वाला बटन है साथ, ये वाला देखिए, एक छोटा बटन है एक बड़ा बटन है, ये बड़े वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। तमाम पार्टिसिपेंट डन कर दें कि आपके पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। बाकी जिनके पास 4 शो हो रही हैं वो 4 टाइप करें, जिनके पास 3 शो हो रही हैं स्क्रीन वो 3 टाइप करें। ये मैं प्रोसेस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे विंडो ओपन करनी है डेस्कटॉप। यहाँ पे सर्च बार का एक बटन है नीचे, ये देखें, ये सर्च बार है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर आप टाइप करें, ठीक है, सर्च में। जैसे ही आप सर्च में आर टाइप करेंगे ना, अगर तो आपने आर स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आर स्टूडियो ऐप। इस पर आपने डबल क्लिक करनी है या सिंगल क्लिक कर लें, आपके पास पैकेज जो है या सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये डॉक्टर हसन शहजाद साहब हैं, इनके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, ठीक है। और आसिफ साहब के पास सर, आपने अगर आपके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं तो आपके पास इस तरह शो हो रही होंगी, ये देखिए, ठीक है। आपने यहाँ पे आसिफ साहब और शहजाद साहब, सर यहाँ पे 2 बटन आपको शो हो रहे हैं, एक मिनिमाइज है और मैक्सिमाइज है, एक छोटा बटन है और एक बड़ा बटन है। आपने बड़े बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप बड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। यहाँ तक डन कर लें तमाम पार्टिसिपेंट ये देख लें कि आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो चुका है। और आर स्टूडियो ओपन होने के बाद आपके पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है, आर स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा, 4 स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाफिज अवैध साहब, सर आपके पास काइंडली क्लियर कीजिएगा कि आपके पास 4 स्क्रीन शो नहीं हो रही या आर ओपन नहीं हो रहा आर स्टूडियो। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। हाफिज अवैध साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ना, मेरे पास मैं जब इसको ओपन करता हूँ ना, तो मेरे पास ये एक फाइल ओपन हो जाती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक ही स्क्रीन ओपन होती है, उस पर लिखा है यूज योर मशीन डिफॉल्ट सिक्सटी सर फोर बिट वर्जन। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी अपने। एक्चुअली मैंने ना लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है और ज्वाइन ना मोबाइल पे किया हुआ है। हाँ, अच्छा, ये इशू है। अच्छा, काइंडली कोशिश किया करें कि मोबाइल से भी ज्वाइन किया करें और लैपटॉप से भी ज्वाइन किया करें। दोनों जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट से आप ज्वाइन किया करें, ठीक है। मोबाइल से जी आप जो है सर। ना वो क्लास अटेंड किया करें और मोबाइल लैपटॉप पे प्रैक्टिस किया करें। और जब आप कहीं अड़ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ती है। अब जी अगर आप सर। स्क्रीन नहीं शेयर करेंगे, मुझे आपकी स्क्रीन का आइडिया नहीं होगा कि क्या एरर दे रहा जी सर, मैं कोशिश करता हूँ उसकी ना पिक सेंड करूँ आपको। है। चलिए, आप पिक सेंड कर दें ग्रुप में। ओके सर। ओके, या फिर आप लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लें, कोशिश करें अगर हो सकता है तो। जी सर, मैं ट्राई करता हूँ।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने चेक करना है कि अभी देखें आपके पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। पहले तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जिस स्क्रीन में ये भी कर्सर है ना, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने हैश या नंबर साइन लगाया है, इसका मतलब है ये स्क्रीन नंबर 1 है। ठीक है। ये इसके बाद नीचे, इसके नीचे स्क्रीन नंबर 2 है, यानी ये वाली स्क्रीन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंसोल और टर्मिनल। ये काइंडली कन्फर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये डॉक्टर रुशान है, इनका मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, काइंडली ये चेक किया जाए कि अगर आप माइक देख लें अपना, या जो है ना वो, अगर आपने माइक कनेक्ट किया हुआ है तो फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है। तो कोशिश करें हेडफोन लगा लें, या विदाउट हेडफोन के आप जो है ना ये अटेंड कर लें। और अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही फिर भी, तो आप मीटिंग एंड करके उसको रीज्वाइन करें। ओके, अब नेक्स्ट। अच्छा, 2 स्क्रीन के बारे में हो गया आइडिया आपको, स्क्रीन नंबर 1 और स्क्रीन नंबर 2। यानी ये वाली जो स्क्रीन है, ये भी मैंने जो सिलेक्ट की है, ये है स्क्रीन नंबर 2। उसके बाद ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट इज एम्प्टी। इसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये है स्क्रीन नंबर 3। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको स्क्रीन नंबर 4 शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो आपने ये कंफर्म करना है, स्क्रीन नंबर 2 पे तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपके पास यहाँ पे 4.3.2 शो हो रहा है। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे ये कंफर्म कर लें स्क्रीन नंबर 2 में कि यहाँ पे आपके पास 4.3.2 शो हो रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे 1 शो हो रहा था। जिनके पास 1 है वो जस्ट वो बताएं, बाकी ओके है। ठीक है। अगर किसी के पास 4.3.1 है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उनका इशू रिजॉल्व कर देता हूँ। और अगर सबके पास 4.3.2 है तो फिर चुप रहें, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चले जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि सर आपने पैकेजेस हमें 2 इंस्टॉल करवाए हैं, ऐसा ही है ना? एक हमने आर इंस्टॉल किया है और एक आर स्टूडियो इंस्टॉल किया है। पैकेजेस हम 2 इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि हमने अब आर को ओपन नहीं करना, हमने आर स्टूडियो पे ही काम करना है। इसकी क्या रीज़न है? अगर हमने आर पे काम नहीं करना तो हमने आर को इंस्टॉल क्यों किया? ऐसे ही हाँ हाँ में हमने टाइम भी ज़ाया किया, इंटरनेट भी यूज़ किया, उसके अलावा अपने लैपटॉप की मेमोरी भी काफ़ी यूज़ की। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसको हमने क्यों इंस्टॉल किया? मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। अगेन वो गाड़ी की एग्जांपल ही है, बहुत ज़्यादा मैच होती है आर से, आर स्टूडियो से। ठीक है। अच्छा, इनके ना टेक्निकल नाम भी हैं। आर जो है ये प्रोग्रामिंग है, और आर स्टूडियो जो है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। अब मे भी कि आपको इन 2 वर्ड से, जो तो आईटी वाले हैं उनको समझ आ गई होगी, लेकिन बाकी लोगों को कंफ्यूज होंगे कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इनके मीनिंग तो हमें आते हैं लेकिन कोई इनका कंसेप्ट नहीं बन रहा ना। आर प्रोग्रामिंग कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा, इनका आपस में क्या रिलेशन है? ये छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
आप कभी वर्कशॉप पे गए हो ना, गाड़ी ठीक करवाने या गाड़ी का छोटा मोटा काम करवाने? तो वहाँ पे अक्सर, अगर आप किसी बड़ी वर्कशॉप में गए हो, तो वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि बास का तो ऐसा होता है कि ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है। अब मैकेनिक ने क्या किया हुआ है, इस गाड़ी का ना जो इंजन है वो निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। या सिंपल हम कह लेते हैं कि इस तरह, ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, जिस तरह की भी है, हमने गुजारा करना है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये गाड़ी, इसमें गाड़ी का इंजन है, ठीक है, ये इंजन लगा हुआ है, और सिर्फ नीचे जो है ना वो उसका फ्रेम है, और ना सीटें हैं ना छत है, इसका कुछ भी नहीं है, यानी इसकी बॉडी नहीं है। दूसरी तरफ ये हमारे पास बहुत प्यारी गाड़ी खड़ी है, इसकी बॉडी तो है, ढांचा तो है सारा, लेकिन इसके अंदर इंजन नहीं है, क्योंकि इंजन इसका निकाल के इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर हम इस मैकेनिक को कहें जिसकी दुकान में हम खड़े हैं, उसको हम कहें कि यार ये वाली जो गाड़ी है ना, ये वाली, जिसके ऊपर छत भी नहीं है, खिड़कियां भी नहीं है, सीटें भी नहीं है, तो क्या ये चल सकती है? पेट्रोल है, इसका इंजन भी बिल्कुल ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, इसका सिर्फ क्या है, इसके ऊपर ढांचा नहीं है। तो आपका क्या जवाब होगा आप लोगों का, यस और नो? क्या ये गाड़ी चल सकती है, ये वाली गाड़ी? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, ये सिर्फ ढांचा है, फ्रेम है, जितना मर्जी कीमती फ्रेम क्यों ना हो ये, आप इसको सोने का बनवा के रखवा लें, जब तक इसके अंदर इंजन नहीं होगा ये नहीं चलेगी। अब अगर हम इसको मैकेनिक को कहें, या मैकेनिक को भी छोड़ देते हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है ये, क्या ये फ्रेम जो है, इसको आप फ्रेम में बैठ के, सीटें भी लगी हुई हैं, वीआईपी हर चीज़ इसके अंदर है, सिर्फ इसका इंजन निकाल के बाहर रख दिया हुआ है, तो क्या आप इसको चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये आर स्टूडियो है, सॉरी ये आर है, और ये आर स्टूडियो है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? अब आपको हिंट मिल गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें कि आर जो है ना, इंजन, ये ढांचे के बगैर चल सकता है, ठीक है। अगर ये इंजन ढांचा हमारे पास ना हो, तो ये इंजन अकेला चल सकता है, लेकिन ये ढांचा इंजन के बगैर नहीं चल सकता। सेम इसी तरह ये जो आर है ना, अभी मैंने पहले आपको ओपन करके दिखाया था आर, ये एक स्क्रीन वाला, हम इस पे काम कर सकते हैं, ये सेम इंजन की तरह का है, हम इसको जहाँ पे मर्जी चला के ले जाएं। लेकिन अगर हम कंफर्ट चाहते हैं, हम अपने आप को आराम का सफ़र चाहते हैं, तो हमें इसका ढांचा भी हमारे पास होना चाहिए गाड़ी का। देखें ना, ये इंजन है, बिल्कुल 0 मीटर इंजन है, हर चीज़ इसके अंदर ओके है। आप इसको चला के लाहौर भी ले जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो आपका सफ़र कंफर्टेबल नहीं होगा। कहीं धूप होगी, कहीं सर्दी होगी, कहीं धूल, गंद, मिट्टी, वो कंफर्टेबल सफ़र नहीं होगा ना आपका। अगर आप इसको कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस इंजन के ऊपर छत भी लगवाना है, ठीक है। अब आप आर को अगर आसानी से सीखना चाहते हैं,
कंफर्ट के साथ चलाना चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, आर स्टूडियो का सहारा लेते हैं। यानी अब अगर मैं आपको बताऊं तो आर जो है ये आर स्टूडियो के बगैर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर स्टूडियो आर के बगैर नहीं चल सकता। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, डेवलपर होते हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग करनी होती है, चीज़ें डेवलप करनी होती हैं, वो आर को प्रेफर करते हैं। जिस तरह मैकेनिक्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये गाड़ी चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। उनका काम ही यही है कि इंजन खोल के रखें, बस लगे रहें इंजन के साथ ना। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट चेक कर लें। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक दो पार्टिसिपेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनसे मीटिंग जो है ना वो नहीं ज्वाइन हो पा रही। यहाँ तक आए तमाम पार्टिसिपेंट, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं इनको अगेन लिंक शेयर कर लूँ, मे भी कोई इशू ना हो। आप जब तक आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड, जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक बातें की हैं हमने, यहाँ तक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो ओके टाइप कर दें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। हाफिज अवैध साहब का मैसेज आया। जी हाफिज साहब, बिल्कुल जो है वो ओके है अब आपका। अब आपके पास जो है ना वो बटन है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का, स्क्रीन नंबर 1 पे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। ओके, यहाँ तक होप के तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही हैं, ये क्या है और इनका काम क्या है, इन पे हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं जस्ट सर को एक दफ़ा अगेन लिंक शेयर कर लूँ। एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज होते हैं एक दो क्लासेस में ज्वाइनिंग के, फिर बाज़ का कुछ लोगों को आवाज़ भी नहीं आ रही होती।
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। अभी स्क्रीन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, ये स्क्रीन 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। स्क्रीन नंबर 1 का क्या काम है? स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं स्क्रीन नंबर 1 पे। स्क्रीन नंबर 2 पे जो हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, उस स्क्रिप्ट का जो हमें आंसर मिलता है, हमें जो जवाब मिलता है, जो हमारा डेटा एनालिसिस होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं टेबल की शक्ल में, वो स्क्रिप्ट नंबर 2 पे आते हैं, सॉरी स्क्रीन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारे स्क्रिप्ट का आंसर मिलता है या रिजल्ट शो होते हैं। स्क्रीन नंबर 3 पे, स्क्रीन नंबर 3 सॉरी एक्चुअली माइक जो है वो म्यूट हो गया था। अच्छा हमारे पास जो है ना वो स्क्रीन नंबर 1, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 कंसोल, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 पैकेजेस आर प्लॉट। जी समीर, हाँ सर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है, 4 स्क्रीन है, उनके डिफरेंट नाम हैं। स्क्रिप्ट फाइल, कंसोल, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड प्लॉट आर पैकेजेस। ये जो स्क्रीन पे हम काम कर रहे हैं, अभी राइट कर रहे हैं, ये है स्क्रीन नंबर 1। ये कंसोल, ये नीचे देखें, ये लिखा हुआ कंसोल एंड टर्मिनल, तो ये है स्क्रीन नंबर 2। यहाँ पे आ जाए आपके पास जहाँ पे शो हो रहा है इन्वायरमेंट इज एम्प्टी, इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट, स्क्रीन नंबर 3। और लास्ट पे जो है ये पैकेजेस और प्लॉट। ओके, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इन स्क्रीन्स के बारे में। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू import Excel file in R। अब R में हम एक्सेल की फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे? एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे एक और मैं आपको छोटी सी बात क्लियर कर दूँ। जिस तरह हमारे पास अगर हम लैब में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जहाँ पे डिफरेंट पार्टिसिपेंट हैं, बायो से रिलेटेड भी हैं, फिजिक्स से रिलेटेड भी हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी हैं। अगर हम किसी लैब में जाएं
तो लैब में हर एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है। हर एनालिसिस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसी तरह आर के ऊपर भी हर एनालिसिस के लिए, हर काम के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। उन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। आर के ऊपर कोई भी आपने काम करना है, जिस तरह हम लैब के अंदर कोई काम करते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। सेम इसी तरह जब आप आर के ऊपर कोई काम परफॉर्म करेंगे, कोई एनालिसिस करेंगे, कोई ग्राफ बनाएंगे, तो आपको वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लेकिन आर की ज़ुबान में उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पैकेजेस। जी आसिफ साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, थैंक यू। मैं ये पूछना चाहता था कि जस्ट एक्सेल की फाइल हम इंपोर्ट करते हैं या और कौन सी टाइप्स हैं जो हम जो है इंपोर्ट कर सर सकते हैं फाइल? आपके पास जिस फाइल फॉर्मेट में पड़ी हुई है ना, आप हर फॉर्मेट की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। सर क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? आई थिंक म्यूट हो गया आपका। जी 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 सर, बिल्कुल हो एक्चुअली गया। यहाँ पे अभी थैंक यू। देखें ना, हम आज हमारा फर्स्ट डे है समझें, तो हम एक्सेल से स्टार्ट करते हैं ना, आसानी से आगे हम डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। और पहले जो हमारी क्लासेज है ना, ये बिल्कुल आराम से रिलैक्स से, क्योंकि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना वो जी जी इक्वली पिक सर। नहीं करते। अभी देखिएगा, अभी आज हम जी जी, पैकेजेस थैंक पे आएंगे तो थैंक बहुत यू। सारे पार्टिसिपेंट को इश्यूज आएंगे। इसलिए जो है ना, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से चल रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी दिन है, इंशाल्लाह ये आपका जो कोर्स है ये कंप्लीट होगा, बल्कि इस कोर्स से ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू ओके। सर। जी सर, आप पाइथन की फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में, तो ये आपके पास आर है, इसके पास दूसरा ऑप्शन आपके पास पाइथन है, तो आप इसको पाइथन में भी कन्वर्ट करके वो एनालिसिस भी इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है, क्वेश्चन ये है कि आर के ऊपर एक्सेल की फाइल को हमने कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर हम आखिरी चीज़ पे पहले आ जाएंगे तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो कंफ्यूज होंगे, स्पेशली जो बिल्कुल ज़ीरो से हैं। तो मैं ये कोर्स जो है बिल्कुल ज़ीरो पार्टिसिपेंट को जहन में रख के चलाता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी आपको कहा कि हमें हर काम करने के लिए एक पैकेज रिक्वायर्ड है। अभी हमने यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, तो हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है। हमें पाइथन की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है। हमें जो है वो जो रार फाइल इंपोर्ट करनी है, gz फाइल इंपोर्ट करनी है, हर एक के लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अभी हम एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करना सीख रहे हैं। तो एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होना चाहिए। अब ये पैकेजेस क्या हैं, इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल या वजाहत कर देता हूँ विद एग्जांपल। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पार्टिसिपेंट हैं जिनका नाम है ये आसिफ साहब ही हैं। ठीक है, आसिफ साहब फ़र्ज़ करें पोस्ट डॉक कर रहे हैं और अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें कोई सोल्यूशन है, तो इसमें ना आपने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। इस लिक्विड में, इस सोल्यूशन में, इस पानी में आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अब आसिफ साहब के माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? अगर तो इनको नहीं पता ना कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, तो फ़ौरन इनके जहन में पहला क्वेश्चन आ जाएगा, सर इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। इनके सुपरवाइज़र बताएंगे कि यहाँ पे यूज़ होगा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब आसिफ साहब जाएंगे लैब में और सर्च करेंगे कि वहाँ पे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ये ढूंढते हैं आगे पीछे, इनको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिलता। ये वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास
और उनसे कहते हैं कि सर मुझे तो वहाँ पे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिला। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें कि आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास और उनको कहें कि वो आपको बताएं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहाँ पे है। ये जाते हैं लैब अटेंडेंट के पास। जाते हैं लैब अटेंडेंट के पास। अब लैब अटेंडेंट को कहता है कि सर हमारे पास तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ही नहीं। अब आसिफ साहब अगेन आते हैं अपने सुपरवाइज़र साहब के पास। डॉक्टर आरिफ साहब थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, अगर तो आपको पैकेजेस के बारे में इल्म है ना, तो आई थिंक कि आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी से आगे चलें। लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको कंसेप्ट ही नहीं है कि पैकेजेस क्या हैं। तो इसलिए फर्स्ट 4 क्लासेस जो हैं ये बिल्कुल स्लो होंगी। एक एक चीज़ मैं इस पे क्लियर करके फिर तमाम पार्टिसिपेंट को जो है वो साथ लेके चलूँगा। ये ऐसा ना हो कि क्लास एंड हो और फिर मैसेजेस पे मैसेज आना शुरू हो जाए कि सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना स्टेप ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो पहली 4 क्लासेस हमारी होंगी ये बहुत ही रिलैक्स होंगी, बहुत ही आराम से। उसके बाद हमारी जो है ना वो स्पीड होगी और फिर आपको जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं आएगी, कहीं आप रुकेंगे नहीं। अगर अभी मैंने स्पीड लगा ली तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने यहीं पे कहना कि हमें सर कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए थोड़ा सा हौसला रखें इंशाल्लाह। अभी हमारे पास जो है ना वो 16 से 20 दिन है और 20 दिन में इंशाल्लाह आप हर चीज़ सीखेंगे। जस्ट थोड़ा सा हौसला लिखें रखें बस। अच्छा, और सॉरी भी डॉक्टर साहब, एक्चुअली काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट को साथ लेके चलना होता है, तो इसलिए जो है ना वो हम ज़्यादा स्पीड से नहीं जा सकते 4 क्लासेस। देखिए अभी इनके मैसेजेस भी आ रहे हैं लोगों के ना, तो इसलिए अगर मैं स्पीड से जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। अच्छा, ये अभी मैं पैकेजेस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जो है ना आसिफ साहब वापस आ जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास और कहते हैं कि सर मैं पहले देख के आया, नहीं मिला। फिर लैब अटेंडेंट से पूछा, उसने कहा जी हमारे पास तो जो है वो लैब के अंदर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ही नहीं। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है वो नहीं है। फिर क्या करें? फिर कहते हैं कि आप ऐसा करें, एचओडी साहब के पास जाएं और उनको एप्लीकेशन दें कि हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, और वो हमें अरेंज करके दें। अब लकीली अगर वो किसी अच्छी लैब में है या कहीं फंडेड, जहाँ पे फंड अच्छे हैं, तो उनके सुपरवाइज़र उनके जो है ना वो एचओडी साहब उनको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अरेंज कर देते हैं। ये स्टोरी यहाँ तक है, यानी आसिफ साहब की लैब में एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ चुका है। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ आर के साथ। अब आप आए आर पे। अब सेम वही स्टोरी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वे में है। अब होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा पैकेजेस के बारे में। अगेन आसिफ साहब बैठे हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ये देखें, ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है फाइकस के नाम से, ये देखें ये डेस्कटॉप पे। ये उनको एक फ़ाइल देते हैं यूएसबी में। ये मैं आपको सेंड करने लगा हूँ फाइल, तमाम पार्टिसिपेंट इसको, इस फाइल को भी हम इंपोर्ट करेंगे। ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। और ये रजिस्टर वाले ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ।
अच्छा, आप लोग जो है ना इस फाइल को इंपोर्ट कर लें काइंडली, यानी इसको कॉपी कर लें और डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर लें। ये मैंने डेमो वाले ग्रुप में भी शेयर किया है और जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं उनके ग्रुप में भी शेयर कर दिया। अच्छा, ये फाइल है हमारे पास। अब आसिफ साहब को कहते हैं कि सुपरवाइजर ये फाइल है, इसको आपने इंपोर्ट करके लेके आना है आर पे। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह आसिफ साहब के सुपरवाइजर ने कहा कि ये सोल्यूशन है, इसमें से आयरन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। आसिफ साहब के माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। अब आसिफ साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि सर ये जो है ना एक्सेल की फाइल, इसको आपने आर में इंपोर्ट करके लेके आना है, आर में यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे भी इनके माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। लेकिन आर की ज़ुबान में मैंने अभी आपसे कहा कि ये क्या है, पैकेजेस हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सा पैकेज यूज़ होगा, यानी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे। जिस तरह वहाँ पे क्वेश्चन आया आपके माइंड में कि सर आयरन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, और यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। अब इनके आंसर जो है सुपरवाइज़र वो आंसर देते हैं, ये वही स्टोरी आपने अब दोहराई करनी है यहाँ पे। वो कहते हैं जी इंस्ट्रूमेंट का नाम है रीड एक्सेल। अब ये तमाम पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ परफॉर्म करना है, ठीक है। क्या कहते हैं, रीड एक्सेल। यानी रीड एक्सेल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा पैकेज है जो हमारी एक्सेल की फाइल को उठा के आर पे ले आएगा। अब आ जाते हैं हम, अब देखें आसिफ साहब को, वो अगेन आगे आर पे। आसिफ साहब यहाँ पे आके ढूंढते हैं, सर देखें कहीं पे आपको रीड एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लैब्स है ना, 4 लैब्स हैं, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग की हैं, किसी की डिपार्टमेंट की 4th लैब है। आसिफ साहब आते हैं यहाँ पे, ढूंढते हैं, सारे ऑप्शंस देखते हैं, कहीं भी इनको जो है ना वो रीड एक्सेल के नाम से कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं मिलती। ये देखें, सब जगह पे देख लें, आप अपने आर पे देख लें, अगर किसी को रीड एक्सेल के नाम से कोई चीज़ मिलती है तो काइंडली वो मुझे बताएं जल्दी से। तमाम पार्टिसिपेंट देखें, आपको पूरे आर के ऊपर कहीं रीड एक्सेल के नाम से कोई चीज़ मिल रही है, यस और नो। नो। सेम उसी तरह जिस तरह डॉक्टर आसिफ साहब को वहाँ पे ना लैब में एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिला। अब ये वापस आते हैं अगेन अपने सुपरवाइजर के पास, कहते हैं सर मुझे तो रीड एक्सेल नहीं मिला। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास, वही स्टोरी। अब आर का लैब अटेंडेंट क्या है, कहाँ है, स्क्रीन नंबर 4 पे। तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे आए। ये आर का लैब अटेंडेंट है। यहाँ पे पहला बटन है फाइल का, दूसरा बटन है प्लॉट्स का, और तीसरा बटन है पैकेजेस का। पहला बटन है फाइल का, दूसरा प्लॉट का, तीसरा पैकेजेस का। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएं, यहाँ पे आपको एक सर्च बार शो होगी। सर्च बार में आप टाइप करें यहाँ पे, देखें ठीक है। ये है, अब हम लैब अटेंडेंट के पास आ गए। देखें जिस तरह लैब अटेंडेंट के पास एक पीसी होता है ना जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है। अब वो यहाँ पे सर्च करते हैं रीड एक्सेल। ये देखें, मैंने जहाँ जैसे यहाँ पे टाइप किया ना रीड एक्सेल, तो मेरे पास यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा हुआ शो हो गया। तमाम पार्टिसिपेंट मुझे ये कन्फर्म करेंगे कि आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा हुआ शो हो रहा है।
नो नो नो, तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट के पास नहीं शो हो रहा, ठीक है। अब इसका मतलब यह है वही स्टोरी ना, आसिफ साहब लैब अटेंडेंट के पास गए हैं, लैब अटेंडेंट ने कहा कि हमारे पास तो रीड एक्सेल है ही नहीं। अब क्या करें? अब ये दोबारा सुपरवाइजर साहब के पास आएंगे, सुपरवाइजर साहब भेजेंगे इनको एचओडी के ऑफिस। वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करें, एचओडी साहब आपको इंस्ट्रूमेंट मंगवा देंगे। अब आसिफ साहब आ जाते हैं एचओडी साहब के ऑफिस। यहाँ पे ये देखें, पैकेजेस के नीचे ना अपडेट, और अपडेट के नीचे लिखा हुआ इंस्टॉल, ये बटन आपको शो हो रहा है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करें। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, यानी ये एचओडी साहब के ऑफिस में आए हैं आप, और ये वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है। जिनके पास ये फॉर्म ओपन हुआ है तो काइंडली वो डन टाइप करें, अगर नहीं हुआ तो फिर भी बताएं मुझे। ओके, शो हो गया। अब यहाँ पे देखें, इस फॉर्म को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं तो इन पे थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगाना है, ताकि अगर बेसिक क्लियर हो जाती हैं तो बाकी आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तीन चीज़ें हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, इंस्टॉल फ्रॉम पैकेजेस एंड इंस्टॉल टू लाइब्रेरी, यानी आपने ये पैकेज कहाँ से मंगवाना है, कौन सी लैब में रखना है, और पैकेज का नाम क्या है। सेम उसी तरह जिस तरह जब आसिफ साहब ने एप्लीकेशन दी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए एचओडी साहब को, तो एचओडी साहब के तीन क्वेश्चंस होंगे कि ये मंगवाना कहाँ से है, ठीक है, इसको कौन सी लैब में रखना है, और इस मशीन का नाम क्या है। अब ये मंगवाना कहाँ से, ये देखें इंस्टॉल फ्रॉम, ये रेपोजिटरी सी क्रेन, ये क्या चीज़ है रेपोजिटरी सी क्रेन, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपने इसको रेपोजिटरी सी क्रेन ही रहने देना है। दूसरा ऑप्शन जो है वो बाई मैनुअल है, अगर आपके लैपटॉप में कोई पैकेज पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन इंस्टॉल होते हैं तमाम पैकेजेस, तो हम रेपोजिटरी सी क्रेन करते हैं। अब ये रेपोजिटरी सी क्रेन है क्या? ये एक्चुअली आर की एक दुकान है, जहाँ पे आर के तमाम स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, आर की तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह शॉप्स होती हैं ना जहाँ पे आपको लेबॉर्ट्री की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ मिलती है। इसी तरह आर की जो दुकान है ना इंटरनेट के ऊपर, उसका नाम है रेपोजिटरी क्रेन, जहाँ से हमने कल आर को भी इंस्टॉल किया था। आपने रेपोजिटरी क्रेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने पैकेज का नाम लिखना है रीड एक्सेल, आपके पास पैकेज है, और यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास स्क्रीन नंबर 4, स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, रेड लाइन्स अपीयर होंगी इस तरह, और एक डॉट शो होगा, ये वाला। जब तक ये डॉट शो हो रहा है आपने कोई और काम नहीं करना, आपने वेट करना है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखें ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर लेगा। अब देखें जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड, ये वाला। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। अच्छा, इसको डन करने के बाद
अब देखिए वो इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में आ चुका है। अब उस इंस्ट्रूमेंट पर काम करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना पड़ता है। देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं ना, उस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करना पड़ता है, उसको ऑन करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है, जो आपने पैकेज यूज़ करना है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, उसको ऑन करना है। अब देखें एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो हमारी लैब में आ चुका है। तो अब अगर हम उसको ऑन नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर सैंपल का जो है ना आयरन कंसंट्रेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसको ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो रीड एक्सेल है ना, पहले इसको ऑन करना है, एक्टिवेट करना है। अब देखिए अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए, स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे आप टाइप करें रीड एक्सेल। अब चेक करें तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो रहा है। कुरतुलैन काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास ये यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें क्लिक किया, इट्स मीन आपका पैकेज एक्टिवेट हो गया है, आपकी मशीन एक्टिव हो गई है। अब आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एनवायरनमेंट, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्ट डाटा सेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम एक्सेल, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक और फाइल ओपन हो जाएगी, जिसे हम करेंगे ब्राउज। यहाँ से हम ब्राउज करने के बाद जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। जस्ट एक मिनट मैं अलो करता हूँ आपको। मैंने स्क्रीन अलो की है, काइंडली कुरतुलैन काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी शान राशिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये इतनी वैल्यूएबल जो हमें स्किल्स हैं उसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। जी सर। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जी वो सर। ये है कि एक्सेल फाइल हम इस तरह अपलोड कर लेते हैं। अक्सर एक्सेल फाइल जो है ना वो CVS की फॉर्मेट में होती है जी सर। और उसमें लिमिट्स लगी हुई होती है ना, वो डीलिमिट्स करके कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं, बिल्कुल। तो क्या वो भी इस तरह इंपोर्ट हो जाएगी? नहीं सर, उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। वो भी साथ ही इसके सिखा दें सर, जी सर। वो भी इसके साथ ही सिखा दें सर वो अगर सिखा पॉसिबल दूंगा। है। अब यहाँ पे आप आए ना इंपोर्ट डाटा सेट, यहाँ पे देखें, क्लिक करें ना, ये इंपोर्ट डाटा सेट पे, हाँ जी। ये ऊपर स्क्रीन नंबर 3 पे आए, हाँ जी। यहाँ पे लिखा हुआ इंपोर्ट डाटा सेट। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ना अभी ना सिर्फ मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे घर की लाइट गई हुई है ना, चलिए ठीक है, फिर ऐसा तो करते हैं, आप नेक्स्ट क्लास बता में दें। मैं आपको ना ये क्लियर करा दूंगा। ओके। हाँ अच्छा जी डॉक्टर साहब, चलिए। आपका क्या इशू है? मैं माइक ओपन कर दूँ। सर आपका इशू इंशाल्लाह हर चीज़, हर एक चीज़ आप सीखेंगे जब आप सेटिस्फाइड होंगे ना, तब आपकी ट्रेनिंग एंड होगी। मैंने ना डॉक्टर कुरातुलैन, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी सर।
अच्छा, क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर ये यहाँ पे एरर दे रहा है, like the version of this package for your version of R might be available elsewhere. लास्ट लाइन मुझे चेक करवाएं। सर ये लास्ट लाइन, ठीक है, cannot open compressed file like this. एक मिनट ठहरिएगा। आप दोबारा यहाँ पे आए इंस्टॉल के बटन पे। Okay सर। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। यस सर, क्लिक कर लिया। वहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। ओके, इंस्टॉल। यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। सर लिखिए। अब इसको इंस्टॉल करें। Sir, it is giving the warning messages. आप यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च कीजिएगा, रीड एक्सेल शो हो रहा है? No, no sir, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, एक मिनट। अच्छा, आप दोबारा यहाँ पे आए, टाइप पे इंस्टॉल पे आए। सर इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करें अगेन। जी सर, कर लिया। यहाँ पे लिखें नहीं, एक मिनट ठहरिएगा, पेस्ट नहीं करना, ओके। इसको डिलीट करें अभी। हाँ, RED लिखें, कंप्लीट नहीं लिखना, RED। READ। ओके। सजेशन आई है आपके पास? नो सर। नहीं आई। इट्स मीन कि आपको एक दफ़ा ना अपना R को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सजेशन आ जाती हैं, ठीक है। ओके। आप इसको रीस्टार्ट करें तो आपके पास जो है ना ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके सर। अब ये देखें ना, छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, तो ये हम स्पीडली नहीं जा सकते ना यहाँ पे। या सर, यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आसिफ साहब की स्क्रीन मेरे पास शो हो रही है, ये लिखा हुआ है मैग्रीटर, ठीक है। ये लास्ट लिखा हुआ है देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड मैग्रीटर। आपने सेम इसी तरह जिस तरह रीड एक्सेल को किया है, इसी तरह आपको मैग्रीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? आप मैग्रीटर इंस्टॉल करें तो आपके पास जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मैं स्लो हूँ, क्योंकि ये 4 क्लासेस जो है ना वो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे छोटे मोटे, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हौसला रखें। इंशाल्लाह आप तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।